भारतीय विज्ञान संचारक समूह के इस मंच पर आज फिर हम प्रस्तुत है आपके सामने एक नई बात लेकर के, एक नया विचार लेकर के, एक नया नवाचार और एक नई श्रृंखला में पार्ट 1 में हम प्रस्तुत कर रहे हैं कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी पर जीवन कैसे अस्तित्व में आया और पृथ्वी पर जैविक विकास कैसे हुआ। ये आज के प्रस्तुतिकरण में है। ये मेरे व्यक्तिगत विचार है, हो सकता है कि आप इससे सहमत हैं या नहीं है। हमारा जो सौर मंडल के जन्म और उसके विकास की एक नई और बिल्कुल भिन्न थ्योरी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 प्रस्तुत किया, उसी के क्रम में अब इसके बाद हमने प्रस्तुत किया कि महाद्वीप और महासागर कैसे बने, पृथ्वी का भौगोलिक विकास कैसे हुआ। ये भी हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 ये 3 भागों में प्रस्तुत किया। अब हम आपके सामने जो प्रस्तुत करना चाहते हैं, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी पर जैविक विकास किस प्रकार से संभव हुआ। तो आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति। तो साथियों, जैसा कि मैंने बताया कि हमारे सौर मंडल के जन्म की जो नेबुलर हाइपोथेसिस है, हम उससे कैसे असहमत हैं, क्यों असहमत हैं, ये हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 में बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी के आधार पर हमने कहा कि पृथ्वी का अस्तित्व आया। और इसमें हमने कुछ कारण बताए, कुछ विशेष कारणों से हमने ये भी समझाया कि कैसे एक ग्रह, एक तारा दूसरे तारों में रूपांतरित होता है, कैसे एक तारा दूसरे तारे में ट्रांसफॉर्म होता है, कन्वर्ट होता है, और कैसे हमारा ये सौर मंडल पहले विशाल भीमकाय आकार में था, अभी जो साइज है उससे और बड़ा था, और बड़ा था, और बड़ा था, और भी बड़ा था। इस तरह से हमारा ये सौर मंडल, इसके इसका सूर्य और इसके ग्रह बड़े आकार में थे, उनकी ग्रेविटी ज्यादा थी, उनका मास ज्यादा था, उनकी रेडियस ज्यादा थी, उसका डायमीटर ज्यादा था, उनका मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा पावरफुल था, और उसका केमिकली और दूसरे जियोलॉजिकली जो है वो अलग स्थिति में थे, अलग स्टेट में थे। तो पृथ्वी कैसे अस्तित्व में आई कि पृथ्वी पहले बड़ी थी और बड़ी थी और बड़ी थी और बड़ी थी, गैस दानव थी, गैस दानव से पहले तारा थी। हमने चार्ट के माध्यम से बताया कि ब्रह्मांड में सृजन, क्रिएशन कैसे होता है, कैसे डिस्ट्रक्शन होता है, कैसे हमारे इस पृथ्वी ग्रह का अस्तित्व आया, कैसे हमारे सौर मंडल के सभी ग्रह बने, कैसे गैस दानव ग्रह बने और कैसे रॉकी ग्रह बने, और पृथ्वी का जन्म 4.54 बिलियन वर्ष पहले अस्तित्व में नहीं आया। हम एक अलग तरीके से, हमारी विचारधारा से, चाहे कोई सहमत है चाहे असहमत है, आप फिर भी निवेदन करता हूं ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोचक बात प्रस्तुत कर रहा हूं। तो ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी के आधार पर जिस तरह से पृथ्वी का जन्म हुआ, ग्रहों का जन्म हुआ, चंद्रमाओं का जन्म हुआ, कैसे धीमी गति से पृथ्वी पर भौगोलिक विकास हुआ और साथ में महाद्वीप और महासागर उत्पन्न हुए, उनके साथ साथ, उनके इक्विवेलेंट, उनके साथ साथ धीरे धीरे जीवन भी अस्तित्व में आया। चेतनता ब्रह्मांड में कैसे अस्तित्व में आती है, कॉन्शियसनेस कैसे बनती है। सूर्य अपने आप में अचेतन नहीं है, तारे अचेतन नहीं है, गैलेक्सी और नेबुला अचेतन नहीं है, बल्कि कॉन्शियस है। सभी एक विशाल आकार में जीवन का अपने आप में रूप है। और जैसे कि नासा का एक वीडियो है जो कहता है, आर्ट ए लिविंग क्रिएचर, अगर आप गूगल में सर्च करें तो अर्थ ए लिविंग क्रिएचर, ये पृथ्वी अपने आप में एक जीवन प्राणी की तरह व्यवहार करता है, एक जीवन बॉडी की, लिविंग बॉडी की तरह व्यवहार करता है। ऐसे तारे हैं, ऐसी गैलेक्सियां, ऐसी नेबुला है। तो ये चेतनता कैसे धीमी गति से रासायनिक बदलाव के साथ साथ हमारे सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर नेबुलर हाइपोथेसिस से हम असहमत हैं और ट्रांसफॉर्मेशन और कन्वर्जन की थ्योरी को प्रस्तुत कर रहे हैं,
तो इसके द्वारा कैसे भौगोलिक विकास हुआ, कैसे जैविक विकास हुआ, कैसे पानी आया, कैसे रासायनिक बदलाव हुए, वायुमंडल बना, कैसे ओजोन लेयर बनी, किस प्रकार से धीमी गति से, सब कुछ एकदम सिस्टमेटिक ढंग से। तो 6000 ग्रहों के खोजों का दावा करते हैं नासा का केपलर मिशन, और दूसरे अभियान से खगोल शास्त्री ऐसा बताते हैं, और उन सभी को एक सिस्टमेटिक कड़ी में रखते हैं और उनको एक सिस्टमेटिक ढंग से चैन में रखते हैं, तो बात बदल जाती है। फिर कांट और लाप्लास की थ्योरी को हम असहमत असहमत रहते हैं, और पृथ्वी के पूरा जियो साइंस बदल जाता है। इसका प्रभाव दूसरे ब्रांचेज पर भी पड़ता है। कैसे पृथ्वी का जैविक विकास हुआ, कैसे जीवन का अस्तित्व आया, कैसे पृथ्वी पर जैविक विकास हुआ। तो साथियों, अब हम चर्चा कर रहे हैं कि जैसे जैसे एक तारा डिम पड़ते हुए गैस दानव ग्रह में बदलता है, जैसे कि मैंने पहले चित्रों के द्वारा ये बात बताई है कि किस तरह से धीमी गति से पृथ्वी जैसे जैसे सॉरी, एक मिनट में एक चित्र बता देता हूँ कि कैसे एक तारा जो है धीमी गति से गैस दानव ग्रह में, और जैसे कि आपको ये चित्र बताया था पहले, ये वाला चित्र, तो कैसे एक तारा जो है वो इस प्रकार से एक रेड जेंट में, इस प्रकार से हॉट जुपिटर में, इस प्रकार से जुपिटर में, तो इस प्रकार से धीमी गति से एक तारा जो है वो धीमी गति से सिकुड़ता हुआ, और सिकुड़ते सिकुड़ते क्या है कि गैस दानव में, और इस तरह से अगर आप देखें तो ये चित्र जो है, ये चित्र अपने आप में कई बातों को समेटे हुए है। तो हमारा सौर मंडल पहले छोटा था, पहले बड़ा था, और बड़ा था, और बड़ा था, और बड़ा था, भीम का सौर मंडल था। उसमें 2 तारे, बाइनरी स्टार सिस्टम था, उसमें 2, 3, 4 तारे हो सकते हैं, और तारे हो सकते हैं। तो उससे पहले भी हमारा ये सौर मंडल बड़ा भीम का एक गैलेक्टिक सिस्टम था। इस प्रकार से सिकुड़ता हुआ हमारा ये सौर मंडल धीमे धीमे, इसके गैस दानव ग्रह भी सिकुड़ते गए, और इस प्रकार से रॉकी ग्रह में बदलते गए। इस प्रकार से हमारा सोलर सिस्टम को देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा इस तरह से इस स्थिति में आया। और सूर्य भी जो है वो फैल नहीं रहा है, सूर्य हकीकत में सिकुड़ता हुआ जा रहा है। इस प्रकार से हम देखें तो हमारा पृथ्वी ग्रह भी जो है वो सिकुड़ने से बना। ये देखिए, ये केपलर मिशन का चित्र है। ये इस प्रकार से आप देख रहे हैं। तो हमारा ये जो सोलर सिस्टम है, इसका प्रत्येक ग्रह जो है सिकुड़ रहा है। आप ध्यान दीजिए कि पृथ्वी वर्तमान कुछ कारणों से फैलती हुई लगती है। कुछ मानवीय कारण है, कुछ नेचुरल कारण है, कुछ अननेचुरल कारण है, कुछ मनुष्य के कारण है। तो मैं आपको बताऊं कि सौर मंडल का बुध ग्रह फैल नहीं रहा है, शुक्र भी फैल नहीं रहा है, वीनस या प्लूटो भी फैल नहीं रहा है, मार्स भी फैल नहीं रहा है, दूसरे गैस दानव ग्रह भी फैल नहीं रहे, सब सिकुड़ रहे हैं। पृथ्वी पर जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है वो घट रहे हैं। हमारा बॉडी लिविंग्स है, उन सभी का साइज है वो भी घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है। तो मैं चर्चा कर रहा था, तो इस तरह से हमारा पृथ्वी ग्रह जो है पहले इस प्रकार से एक भीम का सुपर आर्ट की तरह था, फिर सिकुड़ से हुए इस तरह से। तो हम इस भाग 1 में जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई और पृथ्वी पर जैविक विकास कैसे हुआ, इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो वास्तव में क्या है कि पृथ्वी जो है उसके जन्म का तरीका ही बदल गया जब हम इस थ्योरी को रिजेक्ट कर रहे हैं। जब हम कहते हैं कि इस तरह से पृथ्वी पर ग्रहों का निर्माण नहीं हुआ, चंद्रमाओं का निर्माण नहीं हुआ, इस तरह से पृथ्वी का जन्म नहीं हुआ, इस तरह से नहीं हुआ, ना ही हमारे चंद्रमा की उत्पत्ति इस प्रकार से हुई। तो साथियों, हम कन्वर्जन के आधार पर, ट्रांसफॉर्मेशन के आधार पर जीवन की उत्पत्ति को नए तरीके से बता रहे हैं। और इसमें सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि देखिए, ये जो चित्र है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये देखिए, ये जो चित्र है, ये चित्र ये इंडिकेट कर रहा है कि इस प्रकार से सूर्य और बृहस्पति, इस प्रकार से इनके बीच के अनेक ग्रह मिले हैं, तारे मिले हैं। फिर बृहस्पति और शनि के बीच के इस प्रकार से रासायनिक बदलाव को नोट कीजिएगा आप। ये रासायनिक बदलाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से एक गैस दानव ग्रह धीरे धीरे सॉलिडिफाई होता जाता है, सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, इस प्रकार से सुपर अर्थ, फिर अर्थ।
इस प्रकार से धीमी गति से सॉलिडिफिकेशन होता हुआ एक ग्रह, अगर आप ध्यान से नोट करें, इस सॉलिडिफिकेशन के साथ में केवल मात्र महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति नहीं होती है, बल्कि साथ साथ इसी के साथ साथ सरल से जटिल कार्बनिक मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं, साथ साथ ऐसे अणु बनते हैं, ऐसे यौगिक बनते हैं जो आगे जाकर के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनते हैं, कार्बनिक मॉलिक्यूल बनते हैं, जो जीवन का एक कोशिकीय रूप की शुरुआत होती है। तो मैं जो कहना चाहता हूं वो ये है कि कन्वर्जन के द्वारा, ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा बड़े सिस्टमेटिक ढंग से रास्ता, क्योंकि जुपिटर अनंत काल के लिए जुपिटर नहीं रहेगा, ना ही सैटर्न, ना ही यूरेनस, ना ही नेपच्यून। इनमें सभी में रासायनिक बदलाव बड़ी धीमी गति से हो रहे हैं और ये सिकुड़ते जा रहे हैं, सिकुड़ते सिकुड़ते किस तरह से धीमी गति से इनमें सॉलिडिफाई होते हुए इनमें धीमी गति से क्या है कि इनमें वायुमंडल अलग होता है, पानी अलग होता है, और इस प्रकार से धीमी गति से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये रासायनिक परिवर्तन होते हैं, और ये रासायनिक परिवर्तन होते होते इस प्रकार से धीमी गति से हमारे इस पृथ्वी की जो स्थिति आती है, जो स्टेट आती है, ये एक बहुत लंबी और बहुत ही धीमी प्रक्रिया है। कुछ लोगों का प्रश्न है कि तो कितने समय में आती है ये स्थिति, जैसे कि पृथ्वी का जन्म 4.54 बिलियन वर्ष बताया जाता है, ये आयु बताई जाती है। इससे मैं ये कहता हूं कि हमें ये सोचना होगा कि जब कन्वर्जन की बात आएगी, ट्रांसफॉर्मेशन की बात आएगी, तो पृथ्वी का फर्स्ट स्टेट क्या था? एक ब्लैक होल। ब्लैक होल यानी कृष्ण व्यूवर, हिंदी में कहते हैं कृष्ण व्यूवर। वो रूपांतरित होता है ब्लू स्टार, फिर व्हाइट ब्लू स्टार, फिर आगे ऑरेंज स्टार, ऑरेंज स्टार, फिर येलो स्टार। इस प्रकार से धीमी गति से ये रूपांतरण होता है, और होते हुए इस प्रकार से सूर्य तारों में, इस प्रकार से रेड जेंट में, इस प्रकार से धीमी गति से जुपिटर, हॉट जुपिटर, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, सुपर, इस प्रकार से ये पृथ्वी अस्तित्व में आती है, और धीमी गति से फिर दूसरे ग्रहों में, फिर कॉमेट में, फिर एस्ट्रॉइड में, फिर मीटर्स में ब्रेक होते हुए फिर धीमी गति से ब्रह्मांड में विलीन हो जाती है। तो साथियों, ये प्रक्रिया जो है, पूरी प्रोसेस है, इस पूरे चार्ट को आपको दिखाया मैंने, और इस चार्ट के द्वारा ये समझाने का प्रयास किया कि वास्तव में पृथ्वी अतीत में क्या थी और भविष्य में क्या हो जाएगी, और कैसे पृथ्वी पर रासायनिक परिवर्तन की एक लंबी प्रक्रिया चलती है। तो सूर्य में धीमी गति से बदलाव होते हैं, वो सरल से हल्के से भारी तत्व बनते हैं। जुपिटर में और सरल से जटिल अणु बनने लगते हैं, यौगिक बनने लगते हैं। तो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इस प्रकार से इनके बीच के 6000 ग्रह, सभी का, ये तो 6000 की बात है, ना जाने कितने अरबों खरबों अनगिनत ग्रह होंगे। तो हमें एक सोच डेवलप करनी पड़ेगी, एक चिंतन करना होगा कि धीमी गति से किस प्रकार से एक ग्रह का रासायनिक बदलाव होता है। तो जैसे जैसे जुपिटर सैटर्न में कन्वर्ट होगा, सैटर्न यूरेनस में, यूरेनस नेपच्यून में, नेपच्यून सुपर आठ में, मतलब हमारा पृथ्वी जो है पहले अतीत में बड़ा था, सुपर आठ, और बड़ा था, और बड़ा था, और बड़ा था, तो ये गैस दानव ग्रह था। तो गैस दानव ग्रह से सिकुड़ते हुए वर्तमान स्टेट तक पहुंचा। तो इस परिवर्तन के दौरान किस प्रकार से महाद्वीप और महासागर बने, किस प्रकार से धीमी गति से रासायनिक बदलाव हुए, ऑक्सीजन अलग हुआ, नाइट्रोजन अलग हुआ, दूसरे ओजोन लेयर और सब बनी, और इस प्रकार से धीमी गति से स्ट्रेटोस्फीयर और थर्मोस्फीयर, इस प्रकार से सभी प्रकार के मंडल बने, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल सभी बने, और इनर कोर, आउटर कोर, इस प्रकार से धीमी गति से ये ग्रह जो है डेवलप होते हुए धीमी गति से इस ऐसी स्थिति से पहुंचा। तो इसके साथ साथ रासायनिक बदलाव के साथ साथ आप इस बात को भी नोट कीजिए कि पृथ्वी पर प्रथम एक कोशिकीय जीव वो एक ही नहीं था, बल्कि ऐसे पृथ्वी पर जितने भी महाद्वीप बने उन सभी पर प्लांट्स, एनिमल सभी डेवलप एक कोशिका से शुरू हुए। तो ऐसे नहीं कि एक कोशिकीय जीव से सारे के सारे जीव बन गए, ऐसा नहीं हुआ, अनेक एक कोशिकीय जीव हुए। तो ऐसा मैं क्यों दावा करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अब एक बात मैंने पहले आपके सामने बताया कि पृथ्वी का जो इक्वेटर से ऊपर और इक्वेटर से नीचे दोनों तरफ जो महाद्वीपों का पैटर्न है, स्ट्रक्चर है,
कि क्रिटेशियस, जुरासिक क्रिटेशियस के बाद में पृथ्वी का ज्योमेट्रिकल पैटर्न जो है ऐसा लगा कि इक्वेटर से ऊपर और नीचे विपरीत दिशा में मुड़ा हुआ है। तो इसका मैंने कारण बताया कि हकीकत में गैर दानव ग्रह जिनमें डिफरेंशियल रोटेशन होता है, वो डिफरेंशियल रोटेशन पृथ्वी पर आज भी रेमिनेंट के रूप में विद्यमान है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि पृथ्वी ट्विस्ट और टाइट की बात कहना चाहूंगा, जो मैंने पिछले भाग में बताया कि पृथ्वी हकीकत में घूर्णन नहीं कर रही है और पृथ्वी में ट्विस्टिंग और टाइटनिंग हो रहा है। पृथ्वी अगर विराट रूप से देखें तो आपको लगेगा कि हम एक ऐसे ग्रह पर है जिस पर आसपास आप ट्विस्टिंग और टाइटनिंग की अनेक चीजें देख सकते हैं। आप कहेंगे कैसे? कि क्योंकि हमारे आसपास के जो प्लांट्स हैं उनके अलग अलग पार्ट है, फूल है, फल है, बीज है, उनके तने हैं, उनके पत्ते हैं, उनकी जड़ें हैं। अगर आप ध्यान से एक एक पार्ट को नोट करें तो कई प्लांट्स ऐसे हैं जिनके जिनके क्या है कि तना मुड़ रहा है, ट्विस्ट हो रहा है। हमारे राजस्थान में कीकर का पेड़ है, खेजड़ी का पेड़ है, और भी कई प्लांट्स है वो ट्विस्ट हुए हुए दिखाई देते हैं। क्या कोई भौगोलिक कारण है? हाँ, हो सकता है, कोई भौगोलिक कारण हो सकता है। लेकिन ये सारे अगर पूरे बीकानेर की बात नहीं है, राजस्थान में देखें, इंडिया में देखें, ऐसे अनेक पेड़ पौधे हैं जिनके पत्ते, जिनके तने, जिनकी डालें, जिनके जड़ें ट्विस्ट हो रही है। और आपको बताऊं, ऐसे अगर आप देखें तो उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में जितने भी प्लांट्स हैं वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में मुड़े हुए हैं। ऐसा मैंने गूगल में सर्च करके ऐसे अनेक देखा, और कई आर्टिकल भी मैंने पढ़े जिनके आधार पर मैंने देखा कि हमारे पृथ्वी ग्रह पर ऐसे अनेक प्लांट हैं जिनके जो उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज टर्न होते हैं और दक्षिण गोलार्ध में काउंटर क्लॉकवाइज टर्न होते हैं। हो सकता है कोई भौगोलिक कारण हो, लेकिन मैं जो कारण बता रहा हूँ वो रियल है, ऐसा मेरा दावा है। तो अनेक जीव जंतुओं को भी देखिए आप, प्लांट्स को के अलावा आप अनेक एनिमल्स को देखिए, अनेक बैक्टीरिया को देखिए। तो मैमल्स, ऑर्थोपोडा, सिलेंट्रेटा, रेप्टिलियन, सभी का बॉडी स्ट्रक्चर को नोट कीजिए आप। तो हमारा हमारा शरीर जो है, मनुष्य का जो शरीर है, आंखें हैं, कान है, नाक है, जीभ है, गला है, या हमारे बॉडी के ऑर्गन है, ये विशेष प्रकार का 2 हाथ 2 पैर या 4 पैर जो मैमल्स के हैं, वो ये स्ट्रक्चर आया कहां से? मतलब हमारे बॉडी का स्केलेटन है, जो कंकाल है मैमल्स का, मनुष्य का, या अगर दूसरी चीजें देखें, ऑर्थोपोडा, सिलेंट्रेटा, रेप्टिलिया, प्लांट्स, बैक्टीरिया, सभी के बॉडी का स्ट्रक्चर देखें तो हैरानी की बात होती है, ये पैटर्न आया कहां से? ऐसा पैटर्न क्यों बना? क्या ग्रह के अंदर कुछ चीज विद्यमान है, या जर्नी ऑफ ए ज्योमेट्री फ्रॉम यूनिवर्स टू डिफरेंट सेलेस्टियल बॉडीज एंड फाइनली कम एंटर इन और बॉडीज? तो आप सोचिए कि एक लंबी, एक ज्यामितीय आकृति की लंबी यात्रा, जो जो क्या है कि ब्रह्मांड में, गैलेक्सियों में, नेबुलाओं में, अगर गैलेक्सी, सर्पिल गैलेक्सियों को देखें या इलिप्टिकल गैलेक्सियों को देखें, उनका आधा पार्ट ऊपर, आधा पार्ट नीचे, एक दूसरे के विपरीत दिशा में मुड़े हुए हैं। सर्पिल गैलेक्सियों को देखिए। इसी प्रकार से नेबुलाए हैं, कुछ फेमस नेबुलाए हैं, जैसे आंट नेबुला है, डमरू की तरह दिखती है, या जैसे ईटा कैरिना है, जैसे क्या है कि होवर ग्लास नेबुला है, जैसे बटरफ्लाई नेबुला है, जैसे आपको बताओ स्पाइडर नेबुला है। ऐसे अनेक नेबुलाए हैं, फेमस नेबुलाए हैं। आपको हैरानी होगी कि उनका आधा पार्ट ऊपर, आधा पार्ट नीचे, विपरीत दिशा में मुड़ता है। ऐसा सूर्य और तारों में भी है। सूर्य में भी, जैसे कि मैंने पिछले भागों में मैंने बताया आपको, इसी प्रकार से सौर मंडल के जो गैर दानव ग्रह है उनमें डिफरेंशियल रोटेशन, अपोजिट डायरेक्शन में, कुछ उनके चंद्रमा है वो उल्टी दिशा में परिक्रमा कर रहे हैं, कुछ सीधी दिशा में परिक्रमा कर रहे हैं। ऐसे ब्रह्मांड के कई ग्रह हैं जो अपने तारे की उल्टी दिशा में और सीधी दिशा में परिक्रमा कर रहे हैं। ये ऐसे कैसे संभव हो सकता है? तभी संभव हो सकता है जब एक विराट मंथन हो रहा है, विराट चर्निंग हो रहा है, द्रव्य ऊर्जा का विराट मंथन हो रहा है। तो अगर हम पृथ्वी ग्रह में देखें तो उसमें वायुमंडल, महासागरों का पानी, बादल, और जो जिस जमीन पर बैठे हैं, जो महाद्वीप है, उनका पैटर्न भी अपोजिट डायरेक्शन में से चलता है। इनर कोर में देखें, आउटर कोर में देखें, तो ये बॉडी पैटर्न, ये जो हमारे लिविंग्स का है, मेमल्स, ऑर्थोपोडा, सिलेंट्रेटा, रेप्टिलिया, सभी का है, ये बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा क्यों बना?
क्योंकि हमारे ये जो पृथ्वी ग्रह है ये विराट रूप से मथा जा रहा है, विराट रूप से द्रव्य ऊर्जा इस प्रकार से ट्विस्ट और टाइट हो रही है, घूर्णन जैसा कुछ होता ही नहीं है। जैसा कि मैंने अपने पहले की कड़ियों में ये आपको साफ और स्पष्ट किया। अब मैं आपको कुछ चार्ट दिखा देता हूँ। ये चार्ट देखिए आपके सामने, ये जो चार्ट है ये फेमस चार्ट है, दुनिया में ऐसे ऐसी बातें करने वाले लोग बहुत है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये चार्ट जो है इतना अद्भुत है आपके सामने कि कैक्टस का पौधा ट्विस्ट हो रहा है, एक समुद्र की सीप संख ट्विस्ट हो रही है, चक्रवात भी ट्विस्ट हो रहे हैं, गैलेक्सिया भी ट्विस्ट हो रही है, और महाद्वीप भी इस प्रकार से, जैसे अफ्रीका ट्विस्ट हो रहा है, जैसे फन का पौधा ट्विस्ट हो रहा है, इस प्रकार से सूरजमुखी का फूल भी ट्विस्ट हो रहा है। तो आप अगर देखें तो हमारे इस पृथ्वी ग्रह पर ही नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्सल सिस्टम में ट्विस्टिंग रग रग में विद्यमान है, कण कण में विद्यमान है। मैं तो ये कहता हूं कि परमाणु के अंदर जो, परमाणु का एक नया मॉडल बता रहा हूं कि परमाणु के अंदर भी ट्विस्टिंग है। तो आपको अब दूसरा चार्ट और बता देता हूं, हालांकि मेरी पुस्तक में भी ये है चार्ट, तो आपको दूसरा चार्ट ये दिखाता हूं। ये जो आप देख रहे हैं कि जीव जंतु प्राणी, उड़ने वाले, तैरने वाले, जमीन पर चलने वाले, इनका ये कंकाल कहाँ से आया, ये स्केलेटन ऐसा क्यों बना, ये संरचना कहाँ से आई? बंदर की देख लो, चाहे गाय की देख लो, चाहे बारहसिंगा यानी हिरण की देख लो, चाहे जिराफ की देख लो, चाहे आपको कंगारू की देख लो, चाहे मगरमच्छ की देख लो, चाहे मनुष्य की देख लो, ये कंकाल का ये पैटर्न कहाँ से आया? बॉडी का ये स्केलेटन स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है? साथ में आप ध्यान दीजिए कि जितने भी प्लांट्स है उनको भी ध्यान से नोट कीजिए, उनमें ब्रांचिंग है। तो ये ब्रांचिंग ऑफ लीव्स और ब्रांचिंग ऑफ स्टेम, ये इस तरह से क्यों है? ये इस तरह से आप देख रहे हैं, कनेर का पौधा है, आंकड़े का पौधा है, आक का पौधा है, या मेहंदी का पौधा है, या इसी प्रकार से फूल फल भी है। इस प्रकार से आप सभी को चाहे गुलाब का फूल हो, चाहे सूरजमुखी का फूल हो, अनेक फूल फल इस प्रकार से। तो आपको बताऊं कि ब्रांचिंग ऑफ लीव्स और ब्रांचिंग ऑफ स्टेम्स, ये तनों का शाखन, पत्तों का शाखन, ये ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? फाइलोटैक्सी, इन्फ्लोरेसेंस, ये शब्द आपको बॉटनी में मिलेंगे। प्रिय साथियों, ऐसे कई बैक्टीरिया भी है, कई कीट है जो ट्विस्टिंग की उनकी हैबिट है, उनकी शारीरिक संरचना में है। डीएनए की डबल हेलिक्स क्यों है? आप सोचिए, हैरानी की बात है कि ये ट्विस्टिंग की जो सारे इस पृथ्वी ग्रह में हर जगह दिखाई देता है। बड़ी हैरानी की बात तो तब होती है कि जब हम अपने बॉडी के अंदर भी, हमारी हैबिट है, आदिकाल से मनुष्य ट्विस्टिंग को उपयोग में ले रहा है, कभी रस्सी बनाने में, और कभी क्या है कि ऐसे आग आग प्रज्वलित करने में ऐसे मथता है। इसी प्रकार से वर्तमान में कपड़ा निचोड़ता है, या बोतल पर ढक्कन लगाता है, या नट बोल्ट को कसता है। ऐसे अनेक उदाहरण बता दूं जो हमने ट्विस्टिंग के द्वारा उपयोग किए हैं। हमारे बॉडी के अंदर, कोशिका के अंदर केंद्रित में डीएनए की डबल हेलिक्स, जीवन की शुरुआत जो स्पर्म होते हैं वो भी ट्विस्ट होते हुए चलते हैं। मैं आपको बताऊं कि हमारी जो जीभ है, हमारी आंखें में लेंस है, हमारे नाक है, हमारे कान है, कान के अंदर जो सुनने की जो एक नाड़ होती है, नस होती है, वो भी ट्विस्ट होती हुई है, कोचेला। इसी प्रकार से हमारा हार्ट है, वो भी धड़कता है तो ट्विस्ट होता हुआ धड़कता है। इसी प्रकार से हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन है, नसें हैं, पेट की आंतड़ियां हैं, वो भी ट्विस्ट होती है। हमारे बॉडी के हर पार्ट में अगर आप ध्यान से नोट करें तो क्यों, तो क्या है, ब्लड हार्ट में आता है और वापिस सारे बॉडी में सर्कुलेट होता है। ये सर्कुलेशन कौन करता है और कैसे होता है? कौन सी वो ज्योमेट्रिकल पैटर्न है? आखिर वो कौन सा ज्योमेट्रिकल फोर्स है? तो सोचिए कि हमारा जो ये पृथ्वी सिस्टम के अंदर जो मैंने महाद्वीपों के पैटर्न को ट्विस्टिंग के द्वारा समझाया, वो हमारे जीव जंतुओं में, कीट पतंगों में, पेड़ पौधों में, सभी में, रग रग में विद्यमान है, बैक्टीरिया में, सब जगह, कीटाणु, विषाणु, जीवाणु, सभी में। तो सोचने की बात है। और हमारे जो मेंबर्स का जो कंकाल होता है, जो स्केलेटन होता है, इसी प्रकार से हमारे जितने भी मेमल्स, ऑर्थोपोडा, जैसे मक्खी है, तितली है, या मच्छर है, या मधुमक्खी है, सभी के स्ट्रक्चर को देखिए। इसी प्रकार से उड़ने वाले पक्षियों को देखिए, तैरने वाले पक्षियों प्राणियों को देखिए। इसी प्रकार से
तो इस तरह से आप सोचिए कि ट्विस्टिंग जो रग रग में विद्यमान है, कण कण में विद्यमान है, हर जगह विद्यमान है। तो जीवन की शुरुआत जब हुई, जीवन की शुरुआत कैसे हुई? हम ये कह रहे हैं कि रासायनिक और भौतिक परिवर्तन लगातार चलते हैं, और जैसे जैसे एक गैस दानव ग्रह, रॉकी ग्रह में परिवर्तन होता है, उस पे महाद्वीप अस्तित्व में आने लगते हैं और महासागर अस्तित्व में आने लगते हैं। पानी बाहर से नहीं आया, जीवन का अस्तित्व बाहर से नहीं आया। कोई पेन स्प्रिंग या थ्योरी के द्वारा बताया जाता है कि अंतरिक्ष से कॉमेट के द्वारा बैक्टीरिया आके पृथ्वी पर गिरे या एस्टेरॉयड से आकर के, ऐसा नहीं हुआ। हम इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है। हाँ, बैक्टीरिया कैसे आ सकते हैं या दूसरे ग्रह से कोई चट्टान आकर के पृथ्वी पर, तो उसका कारण अलग है, वो कारण अलग है। वास्तव में उसको मैं आगे के भाग में समझाऊंगा कि कैसे कोई अंतरिक्ष में ये ऐसी घटना होती है। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व बड़े सिस्टमेटिक ढंग से रासायनिक बदलाव हुए, सरल से जटिल यौगिक बने, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बने। हम एआई ओपेरिन और जिस तरह से बायोकेमिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की बात की जाती है, वैसे तो 6 थ्योरीज है, टोटल 6 थ्योरीज है, जिनके द्वारा बताया जाता है कि बायोकेमिकल थ्योरी एक उसमें से एक है कि जिसके द्वारा बताया जाता है कि पृथ्वी पर जीवन विकसित हो सकता है। एक तो क्या है कि जीवन से जीवन की उत्पत्ति, एक पैनस्प्रिंग थ्योरी, एक बायोकेमिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, एक महासागरों के अंदर, और इस प्रकार से 6 थ्योरीज है। मैं सभी का नाम नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन आप सोचिए, तर्क की बात सोचिए और वैज्ञानिक आधार पर सोचिए कि किस प्रकार से एक ग्रह धीमी गति से दूसरे ग्रहों में रूपांतरित होते हुए रासायनिक बदलाव हुए, सरल से जटिल कार्बनिक मॉलिक्यूल बने, धीमी गति से सॉलिडिफिकेशन हुआ, धीमी गति से महाद्वीप बने, उनके साथ साथ वायुमंडल भी विकसित हुआ, उसके साथ साथ पानी अलग हुआ महासागरों का। पानी बाहर से नहीं आया, या अंतरिक्ष से, एस्टेरॉयड या क्षुद्र ग्रहों से नहीं आया, और ना ही जीवन की उत्पत्ति बाहर से हुई। हकीकत में पृथ्वी पर जैसे हम एआई ऑपरेटिंग की थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, तो हम बैक में जाते हैं, हम एआई ऑपरेटिंग की थ्योरी को और बैक में ले जाते हैं। यानी बृहस्पति ग्रह में जो रूपांतरण हो रहा है, रासायनिक बदलाव हो रहा है, सैटर्न में हो रहा है, यूरेनस नेपच्यून में हो रहा है, धीमी गति से इस प्रकार से एक क्रमिक विकास हुआ, एक सिस्टमेटिक चेन बनी, और वो रासायनिक विकास डेवलपमेंट हुआ, उसमें सरल से जटिल कार्बनिक मॉलिक्यूल बने, और धीमी गति से इस प्रकार से जैसे जैसे सॉलिडिफिकेशन हुआ, ऐसे ऐसे तालाब बने जिनमें कार्बनिक मॉलिक्यूल, और इस प्रकार से धीमी गति से जैसे जैसे क्या है कि एक कोशिका से बहुकोशिकीय जीव बने। हम इस बात से सहमत हैं कि एक कोशिका से बहुकोशिकीय जीव बने, लेकिन हम एक बात और आपको इसके साथ में ध्यान दिला देते हैं कि सभी मनुष्य की एक कोशिका अलग थी, दूसरे प्राणियों की अलग थी, प्लांट्स की अलग थी। तो ये ना पृथ्वी पर ऐसे ऐसे अनगिनत तालाब हुए जिनमें एक कोशिका से बहुकोशिकीय जीव। तो मनुष्य का की उत्पत्ति किसी बंदर से नहीं हुई। तो डार्विन ने जो थ्योरी दी है कि ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, तो मनुष्य बंदर से विकसित होकर के नहीं बना, और ना ही मतलब पहले पहले बंदर थे और उसके वो धीमी गति से होमोसेपियंस तक पहुंचे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हकीकत में क्या हुआ कि मनुष्य मनुष्य थे, बंदर बंदर थे, उनका तालाब अलग था, उनमें वो एक कोशिका से डेवलप होते गए। मनुष्य की एक कोशिका अलग थी, उससे वो डेवलप होते गए। मनुष्यों में भी अलग अलग तरह के मनुष्य, उनके तालाब अलग अलग थे, और बंदरों में भी विविध प्रकार के अनेक अनेक तालाब थे। प्लांट्स, सभी जीव जंतु, गाय भैंस बकरी या ऊंट या हाथी, सभी के एक कोशिका से उत्पत्ति हुई। इस बात से मैं सहमत हूं। तो मैं बताऊं आपको, एक सिस्टमेटिक ढंग से आप सोचें तो एक कोशिका से बहुकोशिका, और फिर वो और इस प्रकार से विकसित होते हुए। तो मैं इस बात को पूरा इस बात से पूरा सहमत हूं कि इस तरह से जीवन की उत्पत्ति पहले पहले एक तालाब में इस प्रकार से एक कोशिकीय जीव बने, फिर वो बहुकोशिकीय। लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं
कि पृथ्वी पर जो बंदर है वो क्या है कि आगे जाकर के मनुष्य बने। लेकिन ऐसे वो बंदर के अलग तरह के थे। तो इस तरह से पृथ्वी पर मनुष्य इस तरह से उत्पन्न हुए। तो मैं कहता हूँ मूल रूप से मनुष्य मनुष्य ही था, बंदर बंदर ही थे, प्लांट थे, दूसरे जानवर भी मूल रूप से वही थे, कोई एक दूसरे से। ये बाद की घटनाएं हैं जब क्या है कि किसी कारण, किसी वातावरण कारण से एक जीव दूसरे जीव से संसर्ग करके एक वर्ण संकर जीव दूसरे प्राणी को पैदा कर दिया। ये सब बाद में हुआ। लेकिन मूल रूप से जो उत्पत्ति हुई, सृजन हुआ, जीवन का अस्तित्व आया, वो मनुष्य की कोशिका अलग थी और दूसरे प्राणियों की अलग थी। और इस तरह से धीमी गति से पृथ्वी पर तो बंदर का विकास एक मनुष्य के रूप में नहीं हुआ। तो पृथ्वी पर हम ये कहना चाहते हैं कि जीवन कैसे धीमी गति से बायोकेमिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के द्वारा एक कोशिका धीमी गति से वो डेवलप होकर बहुकोशी के इस प्रकार से बनते गए। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपको ऐसे चार्ट बताया जाता है, चार्ट द्वारा समझा जाता है कि देखिए पहले पहले तालाब में एक ये कोशिकाएं थी और इस प्रकार से वो इस तरह से सूक्ष्म जीव के रूप में फिर वो डेवलप होते गए बहुकोशिक के रूप में, फिर इस प्रकार से वो पानी से बाहर आए, फिर वो डेवलप होते गए, फिर और डेवलप होते गए, धीरे धीरे वो बड़े बड़े बनते गए और इस प्रकार से एक बंदर के रूप में वो विकसित हो गए। बंदर आगे जा करके मनुष्य का रूप ले लिया। ऐसा नहीं हुआ, ना ही दूसरे प्राणियों के साथ में ऐसा हुआ। हम कहते हैं मूल रूप से उनके तालाब अलग अलग थे। मनुष्य का अलग था, बंदर का अलग था, गाय का अलग था, शेर का अलग था, हाथी का अलग था, ऊंट का अलग था, पौधों का अलग था। और इस प्रकार से जितने भी कीटाणु है, जीवाणु है, या ऑर्थोपोडा सिलेंटेटा जितने भी है, उड़ने वाले पक्षी है, सभी का अलग अलग तरीके से इस तरह से। तो इसका प्रभाव, जैसे कि मैंने बताया कि कन्वर्जन से ग्रह बनता है और कन्वर्जन से इस प्रकार से धीमी गति से, तो पृथ्वी पर इस प्रकार से जो जैविक विकास हुआ बड़े धीमी गति से, रसायनों से, बायोकेमिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को हम एक नए नजरिए से देखते हैं, एक नए दृष्टिकोण से विचार करते हैं। तो साथियों, आज के इस प्रस्तुतिकरण में सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि पृथ्वी पर पहले पहले तो जीवन अस्तित्व में कैसे आया। पहली बात, पृथ्वी पर जीवन आया कहां से, कैसे आया? बाहर से नहीं आया, किसी क्षुद्र ग्रह से नहीं आया, किसी कॉमेट से बैक्टीरिया आकर के पृथ्वी पर गिरे और वो विकसित हुए, ऐसा नहीं हुआ। बल्कि गैर दानव ग्रहों में रासायनिक बदलाव हुए। पृथ्वी पहले गैर दानव ग्रह थी, एक जुपिटर, हॉट जुपिटर, फिर जुपिटर, इस प्रकार से पृथ्वी, जुपिटर से सैटर्न, सैटर्न से यूरेनस, यूरेनस से नेपच्यून, नेपच्यून से सुपरा, फिर क्योंकि हमारा ये सौर मंडल जो अभी ये छोटा है, पहले बड़ा था और बड़ा था और बड़ा था और बड़ा था। इस तरह से वर्तमान स्थिति में सिकुड़ते हुए आया और वर्तमान स्थिति तक पहुंचा। तो उसमें साथ साथ में रासायनिक बदलाव हुए, केमिकली चेंजेज हुए, फिजिकली चेंजेज हुए, ग्रेविटी भी चेंज हुई। इस प्रकार से धीमी गति से हमारे पृथ्वी ग्रह की स्थिति तक पहुंचे, पर आठ आठ स्टेट तक पहुंचे। तो पृथ्वी की स्थिति तक पहुंचते पहुंचते धीमी गति से हमने देखा कि पृथ्वी का रासायनिक और भौतिक विकास जैसे जैसे हुआ, तो कोई ऐसा नहीं है कि एक ही तालाब से सारे जीव, एक कोशिका निकले के और सारे के सारे पृथ्वी का जैविक विकास हुआ, ऐसे नहीं हुआ। एक से ही सारे विकसित हुए, ऐसा नहीं हुआ। बल्कि सभी के अलग अलग तालाब बने हुए थे। एक तालाब था ऐसा जिसमें मनुष्य, एक तालाब ऐसा था जिसमें हाथी, एक तालाब ऐसा जिसमें बंदर, एक तालाब ऐसा था जिसमें शेर, एक तालाब ऐसा था जिसमें ऊंट, एक तालाब ऐसे जिसमें पौधे। ऐसे ऐसे पृथ्वी पर विशाल विविधता थी। उस विशाल विराट विविधता को ध्यान से नोट कीजिए कि पृथ्वी पर इस प्रकार से धीमी गति से जो एक कोशिकाएं थी वो सबकी अलग अलग थी, सबकी अलग अलग थी। मनुष्य की अलग थी, दूसरे प्राणियों की अलग थी, पेड़ पौधों की अलग थी, उड़ने वाले पक्षियों की अलग थी, तैरने वाले पक्षियों की अलग थी। वो धीमी गति से, हाँ बदलाव तो होते हैं, जैविक बदलाव होता है, जैविक बदलाव को इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन वातावरण के अनुसार, परिवेश के अनुसार, या अलग अलग समय के अनुसार जैविक
विकास जो है वो प्रभावित होता है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इस तरह से बंदर जो है मनुष्य बना। और डार्विन की थ्योरी में यहाँ पर सबसे बड़ी मिस्टेक है कि सबसे पहले मूल रूप से जो प्राणी उत्पन्न हुए, मूल रूप से जो प्रथम प्राणी उत्पन्न हुए, जो उनकी प्रथम कोशिकाएं थी, वो सबकी अलग अलग थी, सबकी एकदम सब अलग अलग तरीके से डेवलप हुए। तो ऐसे नहीं कि एक कोशिका से ही सारे के सारे बनते गए। इसके पीछे हमारा आधार ये है कि हमारा पृथ्वी जो ग्रह है, विशाल आकार का सुपर आठ था। सुपर आठ से पहले मिनी नेपच्यून था, मिनी नेपच्यून से पहले नेपच्यून था, नेपच्यून से पहले मिनी यूरेनस से पहले यूरेनस, यूरेनस से पहले मिनी सैटर्न, सैटर्न, और इस प्रकार से हॉट सैटर्न और जुपिटर, हॉट जुपिटर और सन और बिग सन। इस प्रकार से हम कहते हैं कि हमने पूरा चार्ट बताया है कि ब्रह्मांड में सृजन कैसे होता है। इस प्रकार से जो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई, वो बड़े सिस्टमेटिक ढंग से एक रासायनिक बदलाव का एक रासायनिक परिवर्तन हुए, सरल से जटिल यौगिक बने, जटिल अणु बने धीमी गति से। तो एक बात तो ये, और दूसरी बात ये भी मैं आपको बता दूं कि आप देखते हैं कि हमारे जितने भी प्राणी जगत है उनका कंकाल ऐसा क्यों है, दो हाथ दो पैर, या चाहे मैमल्स हो, चाहे ऑर्थोपेडा हो, चाहे सिलेंट्रेटा रेप्टिलिया हो। इसी प्रकार से आपको मैं बताऊं कि ये प्लांट्स हैं, इनका इनके चारों ओर का स्ट्रक्चर पैटर्न देखिए आप। एक पैटर्न बनता है, ऐसा लगता है कि एक हमारे चारों ओर बहुत बड़ा ऐसा पैटर्न है जो ज्योमेट्रिकल कुछ कारण से हुआ। तो हमारे जितने भी प्लांट्स हैं, तो मैं आपको इसके बाद में एक विशेष बात बताना चाहूंगा कि देखिए कि हमारे हमारे जितने भी ये जैसे मनुष्य है, ये हमने इसके चारों ओर एक फील्ड बताया है, प्लांट्स है या दूसरे कीटाणु प्राणी है। तो हम ये कहना चाहते हैं, इस भाग एक में हम ये कहना चाहते हैं कि जीवन की शुरुआत, जीवन अस्तित्व में कैसे आया, कैसे रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा, कैसे रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा सरल से जटिल अणु बने, और वो वो संभव कब से और कहां से शुरू हुआ। तो जुपिटर से सैटर्न, सैटर्न से यूरेनस, यूरेनस से नेपच्यून, नेपच्यून से सुपर आर्थ, सुपर आर्थ से अर्थ, इस प्रकार से धीमी गति से बड़े शून्य तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा और कन्वर्जन के द्वारा तो हमारे सौर मंडल के जन्म और विकास की जो हमने एक नई और बिल्कुल भिन्न थ्योरी दी है, उसके आधार पर चलते हुए हम इस स्थिति में आए हैं कि हमने पृथ्वी के भौगोलिक विकास की भी हमने व्याख्या की, समझाया कि पृथ्वी पर महाद्वीप कैसे बने, पृथ्वी पर पानी, महासागरों का पानी कैसे आया। तो जैसे गैस दानव ग्रह है, उसका जैसे जैसे रासायनिक विकास होता है, तो उसमें आगे जाकर के पानी अलग हो जाता है, वायुमंडल अलग हो जाता है, और इस प्रकार से सॉलिड जमीन अलग हो जाती है, कई प्रकार के एलिमेंट बन जाते हैं, हल्के से भारी तत्व बन जाते हैं, सरल से जटिल यौगिक बन जाते हैं। ये धीमी गति से चलते हुए होता है ऐसा, क्योंकि पृथ्वी जो ट्विस्ट टाइट हो रही है और दूसरे ग्रह भी इस प्रकार से मथे जा रहे हैं, मंथन हो रहा है, विराट मंथन हो रहा है। हमारे बॉडी में अगर आप ध्यान दें तो आंखों में जो लेंस है वो भी ट्विस्टिंग हो रहा है, नाक नाक के अंदर सुषुम्ना और नाड़ियां हैं वो भी ट्विस्ट हो रही है, जीभ भी हो रही है, गला भी हो रहा है, कान में भी जो नसें हैं वो भी ट्विस्ट हो रही है, कोचला, इस प्रकार से हमारे पेट की नसें हैं, नाड़ियां हैं, हमारे शरीर का डीएनए का डबल हेलिक्स है। दूसरे प्राणियों में भी देखिए, हमारे हैबिट में है। प्राचीन प्राचीन काल में मनुष्य जब शुरू शुरू में उसने रस्सी बनाई, फिर धागे से इस प्रकार से आगे आगे जा करके रस्सी से फिर उसने आगे ये सीखा, कपास से ट्विस्ट करते हुए धागे बनाए, इस प्रकार से वस्त्र बनाए, इस प्रकार से वो आग को भी ऐसे अग्नि मंथन के द्वारा बनाता था। तो इस प्रकार से आगे चलते जाए तो हम देखें कि हमने ट्विस्टिंग का खूब उपयोग किया है। मनुष्य नहीं, बड़े दूसरे जीव जंतु, कीट पतंगे, पेड़ पौधे, सभी के एक हैबिट है उनके ट्विस्टिंग होने की, फल फूल पेड़ पौधे सभी। तो ये हैबिट, ये ही बेसिक फंडामेंटल जो बॉडी पैटर्न आपको जो आज हमें कंकाल दिखाई देता है, हमारे बॉडी का कंकाल है, ये जो स्केलेटन है, इसका ये स्ट्रक्चर क्यों है,
तो आप सोचिए कि एक कॉमन ज्योमेट्री, जर्नी ऑफ एक कॉमन ज्योमेट्री फ्रॉम यूनिवर्स टू ब्लैक होल, स्टार्स, गैलेक्सीज, and finally in different planets, gas giant, and then this enter in our earth। और इस प्रकार से हमारे पृथ्वी के हर एक प्राणी जीव जंतु में ये प्रकट हुई। तो आगे मैं ये भी बताऊंगा कि वास्तव में हमारे पृथ्वी ग्रह का मूल रूप से मैथमेटिकल ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर क्या है, और हमारे जीव जंतु, हमारे चारों ओर एक आभा मंडल होता है, ओरा होता है, हमारे चार, हमारा बोर्ड, हमारा हार्ट है, इसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक फील्ड बन जाता है, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है। तो ये हमारा जो हार्ट है ये पंपिंग करता है, पंपिंग करता है, सारे शरीर का ब्लड खींचता है और वापस भेजता है। ये सर्कुलेशन क्यों होता है? आखिर हमारा जो बॉडी है, तो ये बॉडी, दूसरे प्राणियों का भी बात कर रहा हूं मैं और प्लांट्स की भी बात कर रहा हूं मैं, तो ये ऐसा क्यों होता है, क्यों तो ये सर्कुलेशन होता है? तो इसके पीछे एक ऑसिलेशन है, एक विराट ऑसिलेशन है, विराट दोलन है, विराट क्या है, ट्विस्टिंग और टाइटनिंग है, द्रव्य ऊर्जा का विराट मंथन है। अगर आप देखें तो इसमें एक वाइब्रेशन, साइक्लिक और ट्विस्टिंग टाइटनिंग की और इस प्रकार से एक विराट प्रक्रिया नजर आती है। तो साथियों, मैं आपको एक चार्ट और दिखाना चाहूंगा, एक बार फिर दोबारा स्मृति में लाना चाहूंगा। हालांकि ये चार्ट मैं पहले भी रिपीट करता रहा हूं और करता रहूंगा कि इस चार्ट को आप ध्यान से गौर कीजिए कि जितने भी प्लांट्स हैं उनके फल हैं, कैक्टस है, या समुद्र की सीप है, या चक्रवात है, या समुद्र की लहरें हैं, या फर्न का पौधा, या सूर्यमुखी का फूल है। इस प्रकार से अगर आप नोट करें तो हमारे पृथ्वी ग्रह पर ये देखिए सीप है, और भी अनेक चीजें बता दूं, अफ्रीका कैसी बेंडिंग आकृति है, अगर आप देखें चक्रवात है। तो ऐसे पृथ्वी पर वर्तमान में अनेक वैज्ञानिक ऐसे पूछते हैं, अनेक लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि ये जो कॉमन चीजें हैं, क्या ये फिबोनाची नंबर के कारण है? नहीं, ये फिबोनाची नंबर के कारण नहीं है। तो वो मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है? क्या टॉरस के कारण है? टॉरस ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है? क्या ब्रह्मांड की जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है क्या वो टॉरस है? क्या दूसरे ग्रहों का भी, पृथ्वी का भी क्या टॉरस है? तो हम कॉन्शियसनेस की बात करें तो हमारा ये पृथ्वी ग्रह अपने आप में एक जीवित प्राणी की तरह व्यवहार करता है। हाल ही में नासा के वैज्ञानिकों ने ये स्पष्ट किया एक वीडियो के माध्यम से। वो वीडियो आप गूगल में या यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं, अर्थ ए लिविंग क्रिएचर। अगर इसको आप यूट्यूब में सर्च करें, अर्थ ए लिविंग क्रिएचर, तो पृथ्वी एक जीवित प्राणी की तरह नजर आता है। तो वास्तव में पृथ्वी अपने आप में एक बहुत बड़ा भीमकाय प्राणी है, जो जिस पर क्या है अनेक छोटे छोटे ऑर्थोपोडा, सिलेंड्रेटा, रेप्टिलिया, प्लांट्स, बैक्टीरिया सभी विचरण करते रहते हैं। सूर्य अपने आप में भी एक बहुत बड़ा भीमकाय एक प्राणी की तरह है। हमारे ऋग्वेद और दूसरे वेदों में, पुराणों में भी ये बात है। हमारे ऋषि लोग ये कहते थे कि ये सभी साक्षात जीवन का रूप है। तो साथियों, आज के इस प्रस्तुतिकरण में सबसे बड़ी बात यह है कि पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व कैसे आया। बाहर से नहीं आया, पेन स्प्रिंग या थ्योरी से नहीं आया। कि ऐसा कहा जाता है कि अंतरिक्ष से बैक्टीरिया आके पृथ्वी पर गिरे, वो डेवलप होते गए और इससे से जीवन का विकसित हुआ। प्रथम जीवन कहाँ से आया, प्रश्न ये है। तो मैंने बताया कि कन्वर्जन के साथ साथ रासायनिक परिवर्तन हुए, और रासायनिक परिवर्तनों के चलते चलते इस प्रकार से सरल से जटिल कार्बनिक मॉलिक्यूल बने, और बायोकेमिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जो कि ए ओपेरिन की थ्योरी है, और इसमें एक प्रैक्टिकल भी है जिसमें ये समझाया गया है किस प्रकार से इलेक्ट्रिक और कार्बनिक मॉलिक्यूल के द्वारा जीवन को बनाया जा सकता है। ऐसा 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को समझाया जाता है, 9th स्टैंडर्ड के बच्चों को समझाया जाता है कि जीवन आखिर कहाँ से आया। तो एआई ओपेरिन की थ्योरी जो है, बायोकेमिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, हम इसको बैक में ले जा रहे हैं। हम इसको जुपिटर से भी पहले, और जुपिटर इस प्रकार से धीमी गति से, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, सुपर आर्थ, इस प्रकार से धीमी गति से रासायनिक बदलाव होते गए, सरल से जटिल अणु बनते गए, सरल से जटिल यौगिक बनते गए, हल्के से भारी तत्व बनते गए, और इस प्रकार से धीमी गति से पृथ्वी की स्थिति से आते आते
धीमी गति से महाद्वीप भी बने, महासागरों का पानी भी आया, ऑक्सीजन अलग हो गई, नाइट्रोजन अलग होगी, दूसरी गैसेस अलग होगी, ओजोन लेयर बनी, और इस प्रकार से धीमी गति से पृथ्वी पर जैविक विकास हुआ। तो साथियों, पृथ्वी पर जीवन कैसे आया, और प्राणी कैसे कैसे उनका बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा बना, एक कॉमन पैटर्न इन ऑल स्केलेटन, सभी प्राणियों के कंकालों में एक सिमिलरिटी दिखती है, जो अगर आप देखें तो यूनिवर्स से, ब्लैक होल, तारों, गैलेक्सियों में, इस प्रकार से ग्रहों में, इस प्रकार से। तो मैं इसको ग्रेविटी के द्वारा और साथ में एक मैग्नेटिक नेचर के द्वारा अगले कुछ भागों में मैं मैथमेटिकली कुछ बात करूंगा कि गणित के द्वारा समझाना है कि आखिर ये पैटर्न, जो ज्योमेट्रिकल पैटर्न और साथ में कन्वर्जन, और इस प्रकार से, जैसे कि मैंने पूर्व की चर्चाओं में कहा कि कोई भी ग्रह, कोई भी तारा, कोई भी गैलेक्सी, ये सभी ट्विस्ट टाइट हो रहे हैं, मथे जा रहे हैं। और हमने कहा कि पृथ्वी हकीकत में घूर्णन नहीं कर रही है। विराट दृष्टि से देखें तो पृथ्वी द्रव्य ऊर्जा का मंथन करता हुआ एक पिंड है, और छोटे पैमाने पर हम देखते हैं दिन रात हो रहे हैं। और हमने बताया कि अगर अब हम जिस सौर मंडल में है, सूर्य एक तारा है, पहले बाइनरी स्टार की तरह था, दो तारे थे, तीन तारे थे, चार तारे थे। तो कुछ लोगों ने प्रश्न किया कि दिन रात हो रहे हैं। दिन रात तो प्रकाश और छाया का खेल है भाई। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो पहले क्या है कि एक रॉकी ग्रह, पृथ्वी जैसे ग्रह पर इधर से प्रकाश गिर रहा था, इधर से प्रकाश गिर रहा था, तो इस तरह से दो तीन तरफ से प्रकाश गिर रहा था। तो फिर ये दिन रात तो प्रकाश और छाया का खेल है। तो इसके अलावा ये जो ग्रहण है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये अनंत काल तक तो होंगे नहीं, इनमें परिवर्तन होगा। इसके अलावा दिन रात की अवधि हमेशा कांस्टेंट तो रहती नहीं है, बहुत धीमी गति से बदलाव हो रहे हैं। तो जीवन भी कैसे अस्तित्व में आया और कैसे नष्ट होता जाएगा, एक लंबी रासायनिक प्रोसेस का परिणाम है, रासायनिक अभिक्रिया का परिणाम है, जिससे जीवन अस्तित्व में आया। और इस प्रकार से ये रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा धीमी गति से समापन हो जाएगा, अंत हो जाएगा। तो साथियों, आज के प्रस्तुतिकरण में हमने सबसे बड़ी बात बताई है आपके सामने कि पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व कैसे आया। पहली बात, पृथ्वी पर जीवन इस रूप में कैसे आया, पृथ्वी का जैविक विकास इस तरह से धीमी गति से अलग अलग प्राणियों में ये कैसे बने। कोई भी प्राणी दूसरे प्राणी से नहीं बना। हाँ, अप्राकृतिक कारणों से कुछ प्राणियों ने दूसरे प्राणियों के साथ संसर्ग करके एक नया नया पक्षी बना दिया, या एक कोई नया प्राणी बना दिया। वो नेचुरल नहीं है। तो वास्तव में डार्विन की थ्योरी जो बताती है कि किस प्रकार से मनुष्य अस्तित्व में आया, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में जिस प्रकार से प्रजातियों की उत्पत्ति हुई, तो हम एक नए तरीके से समझा रहे हैं कि मूल रूप से कोई भी प्राणी किसी भी प्राणी से उत्पन्न नहीं हुआ। मनुष्य मनुष्य था, हाथी हाथी था, बंदर बंदर था, शेर शेर था, पेड़ पेड़ थे। कोई भी एक दूसरे से बने नहीं थे बेसिक फंडामेंटली। उसके बाद में घालमेल हुआ। उसके बाद में क्या है कि एक प्राणी ने दूसरे प्राणी को क्या है कि पर्यावरण कारणों से देख रहे हैं, या धीमी गति से जो पृथ्वी पर जो बदलाव हुआ, पर्यावरण में बदलाव हुआ, मौसम में, तंत्र में बदलाव हुआ, तो हो सकता है कुछ कारणों से एक प्राणी दूसरे प्राणी से संसर्ग करके एक नई प्रजाति उत्पन्न कर दी। तो ये तो बाद की बातें हैं। पहले मूल रूप से तो मनुष्य मनुष्य था, बंदर बंदर था, हाथी हाथी था, और शेर शेर था, और भालू भालू था। कोई भी एक दूसरे से उत्पन्न नहीं हुआ। तो इसके साथ साथ हमने बताया कि स्केलेटन का ये स्ट्रक्चर क्यों है। आगे हम भाग 2 में और भी ज्यादा इस बात पर चर्चा करेंगे। तो आज का ये प्रस्तुतिकरण आपको कैसा लगा? आपके लाइक, कमेंट, शेयर बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रश्न करने से ही आगे की बातों का जवाब मिलता है। ऐसा महान वैज्ञानिकों ने कहा है, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा है, हमारे ऋषि मुनि लोग भी कहते हैं कि जिज्ञासा, प्रश्न करने से ही अगले प्रश्न अगला प्रश्न आता है और उसके जवाब मिलते हैं। केवल मात्र अगर हम सुनते रहेंगे तो
उससे कोई जवाब नहीं आने वाला। तो मेरा निवेदन है, श्रोताओं से, दर्शकों से, सभी से निवेदन है कि आज जो मैंने प्रस्तुत किया उसके बारे में आपके क्या प्रश्न है, क्या जिज्ञासा है, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, लाइक करें। और अब तक जितनी बातें मैंने पिछले प्रस्तुतिकरण में कही है, आप पूछ सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। तो साथियों, आगे जाकर के अब हम गणित की भी बात करेंगे और ब्रह्मांड में सृजन कैसे होता है और कैसे विनाश होता है, कैसे क्रिएशन होता है, कैसे डिस्ट्रक्शन होता है, ये सारी बातें आएगी। अभी हमारी बात पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, तो हम मैथमेटिकली भी बात करेंगे। तो साथियों, ये जो मैंने आपके सामने बातें कही है, इस पे क्या हम प्रैक्टिकली या मैथमेटिकली या दूसरे तरीके से क्या प्रूफ दें, कैसे इसको समझाएं? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पुस्तक जो मैंने आपके सामने, मैंने कहा भी आपको पीडीएफ इसका उपलब्ध करा सकता हूं अगर कोई इसको देखना चाहता है। और जैसे कि आपको मैंने बताया कि ये पुस्तक इस तरह से अ, आप देख सकते हैं। और इसका इसके इस पर मैंने जो लिखा है, ये देखिए थोड़ा, अब साफ आ गया है। कांस्टेंट रखने पर एकदम क्लियर हो जाता है। ये देखिए, आई हैव ए कंप्लीट न्यू थिंकिंग ऑफ जियोलॉजी ऑफ अर्थ। तो आप इस पैराग्राफ को जरूर पढ़िएगा। थोड़ी देर में इसको कांस्टेंट रख देता हूँ, तो ये पैराग्राफ जरूर पढ़िएगा। और इसके बाद में ये पैराग्राफ है, इसको भी आप पढ़िएगा। ये देखिए। तो साथियों, ये पुस्तक इसका पीडीएफ मैं आपको दे सकता हूँ। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि भारतीय विज्ञान संचार समूह में मेरे जितने भी प्रोग्राम हुए हैं, वो मैंने यूट्यूब चैनल पर मैं समय समय पर अपलोड कर सकता हूँ, कर चुका हूँ। क्योंकि फेसबुक का एक नियम है कि थोड़े समय बाद में ये वीडियो हटा दिए जाते हैं। इसलिए उनको सुरक्षित रखने के लिए अनिल त्रिपाठी सर ने पहले ही मुझे कहा था कि आप इनको डाउनलोड करके और आपके पास सुरक्षित रखें। तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर इनको अपलोड कर चुका हूँ और करता रहता हूँ। तो साथियों, ये सब आपको कैसे लगे हैं? आपके लाइक कमेंट शेयर जरूर होने चाहिए। और बिना टिप्पणी के, बिना शेयर के और बिना किसी लाइक के मजा नहीं आता। इसलिए आप लोगों से निवेदन करता हूं, आप लोग इस पूरे कार्यक्रम को ध्यान से सुनिए, समझिए, देखिए, बताइए। धन्यवाद। आज जो प्रस्तुत किया है, मैं आशा करता हूं कि मेरे सभी सुनने वाले, देखने वाले जरूर कुछ ना कुछ बोलेंगे, कुछ बताएंगे। तो धन्यवाद। आप सभी का आभार और धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।